हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज अकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए राष्ट्रीय करंट 2023 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, इसमें हम लोग भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो बजट से एक दिन पहले पेश होता है, जिसमें चालू वित्त वर्ष की जो भी लेखा जोखा रहता है अर्थव्यवस्था का, कि उसके बारे में जानकारी दी जाती है, उसको लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लगा है, और जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, मैंने उसको इसमें रखा है। आप देखिए इसको दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं एक दिन इस पे बेस्ड आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी सीरीज एक लेकर आऊंगा। तो इसमें प्रमुख तथ्यों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। आर्थिक समीक्षा जो 2023 की है, जिसमें 2000 वित्तीय वर्ष 2022-23 का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है अर्थव्यवस्था का। तो हम लोग को शुरू करते हैं दोस्तों। इसको देखिए दोस्तों, 2023 संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। संसद सत्र द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। संसद में वित्त मंत्री आर्थिक सर्वेक्षण बजट से एक दिन पहले पेश करेंगे। जो वित्त मंत्री जो सीतारमन है, वो एक दिन पहले पेश करेंगे। चालू वित्त वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था की स्थिति का लेखा जोखा आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 चालू वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान अर्थव्यवस्था की समीक्षा को प्रस्तुत करता है। इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। ठीक है, अभी भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है, वो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन है। ठीक है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत की जो जीडीपी विकास दर है, वो 6 से 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। जो अभी वित्त वर्ष जो आने वाला है 2023 से 24, जो जो मार्च से शुरू होगा, ठीक है दोस्तों, तो 6 से 6.8% रहने का अनुमान है। देखिए दोस्तों, पूंजीगत अगर व्यय की बात की जाए, तो वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान पूंजीगत व्यय में 35.4% की भारी बढ़ोतरी देखी गई है, और अप्रैल से दिसंबर की अवधि में लगभग 67% खर्च किया जा चुका है। यानी सरकार कहीं जो पूंजी लगा रही है पूरे देश में, तो उसके पूंजीगत व्यय में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। लगभग 35.4% की बढ़ोतरी 2022-23 वित्तीय वर्ष के दौरान देखी गई थी। राजकोषीय घाटा जो है 6.4% रहने का अनुमान सरकार ने लगाया है, और उसको 6.4% के आसपास ही वह रखना चाह रही है। अप्रैल से नवंबर 2022 तक सकल राजस्व में 15.5% की वृद्धि भी दर्ज की गई है। ठीक है ना, नवंबर 2022 तक। अगर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, तो वर्ष 2015 से 2021 के बीच इंटरनेट ग्राहकों को शहरी क्षेत्रों में 158% की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में 200% की वृद्धि देखी गई है। 2015 से 21 के दौरान 6 सालों के बीच इंटरनेट ग्राहकों में शहरी क्षेत्रों में 158% की बढ़ोतरी देखी गई है, और ग्रामीण क्षेत्रों में 200% की वृद्धि देखी गई है। पॉइंट वाइज मैंने दोस्तों इसमें कलेक्ट किया है, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सामाजिक और अवसंरचना और रोजगार के बारे में देखा जाए, तो सामाजिक क्षेत्र में व्यय व्यय वित्त वर्ष 2016 में 9.1 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 21.03 लाख करोड़ हो गया है। सामाजिक क्षेत्र में जो व्यय किया गया है उसका वर्ष 2005-6 और 2009-19 से 20 के बीच 41.5 करोड़ लोग जो है वो गरीबी से क्या हुए दोस्तों, बाहर आए हैं। सामाजिक क्षेत्र में सरकार का व्यय भी बढ़ा है। 2016 में जहां 9.1 लाख करोड़ खर्च होता था, वो 2023 में 21.03 लाख करोड़ बढ़कर हो गया है। औद्योगिक क्षेत्र की अगर बात की जाए, तो औद्योगिक क्षेत्र सकल मूल्य वृद्धि वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही में 3.7% की वृद्धि देखी गई है। वार्षिक अगर वन क्षेत्र की बात की जाए, तो भारत पिछले दशक में औसतन वार्षिक वन क्षेत्र में वृद्धि में तीसरे स्थान पे रहा है दोस्तों। ठीक है। भारत में 75 रामसर स्थल के साथ मैंग्रोव क्षेत्र में 364 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो रामसर स्थल भी बढ़े हैं, और मैंग्रोव क्षेत्र में भी लगभग 364 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अगर कृषि एवं खाद्य प्रबंधन के बारे में देखा जाए, तो भारत का अनाज उत्पादन 2021-22 में रिकॉर्ड 315.7 मिलियन टन तक पहुंचा है, जो 2021-22 में रिकॉर्ड 342.3 मिलियन टन बागवानी फसलों का भी उत्पादन हुआ है। ठीक है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 20,500 करोड़ रुपए खर्च किया गया है वित्तीय वर्ष 2021-22 में। अन्य प्रमुख बातों पर अगर गौर किया जाए, तो वित्त वर्ष 2022 में देश की अर्थव्यवस्था ने
8.7% हिसाब से ग्रोथ की है। कहने का मतलब है 2022-23 में जो हमारा अर्थव्यवस्था में जो हिसाब ग्रोथ है वो 8.7% की दर से हुई है। पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। एक्सचेंज रेट के टर्म में भारत 5वें नंबर पर आता है। ठीक है, ब्रिटेन को पछाड़कर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था एक्सचेंज रेट के मामले में, और पीपीपी के मामले में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। देश में सर्विस सेक्टर की ग्रोथ वित्तीय वर्ष 2022 में 8.4% रही है। तो ये भी अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्विस सेक्टर जो है हमारा वो भी बहुत अच्छा ग्रोथ किया है 2022 वित्तीय वर्ष में। देखिए, भारत दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने वाला देश है, जिसने 2 बिलियन से अधिक वैक्सीन की खुराक का उपयोग किया है। तो ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण घोषणा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय सुधार के कारण उन्हें ऋण आपूर्ति बढ़ाने में सक्षम बनाया है। सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है, जिसके कारण वह एमएसएमई तथा अन्य सेक्टरों में ऋण आपूर्ति करने में सक्षम बन पाए हैं, जिससे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों हेतु ऋण आसानी से उपलब्ध हो पाया है। भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार चुनौतियों का सामना कर रही है, वित्त मंत्री का कहना है, जिसमें रुपए में गिरावट और यूएस फेड की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना शामिल है। देखिए, जो वित्तीय वर्ष 2020 से जो भी कोरोना का महामारी है और अभी यूक्रेन और रूस में जो युद्ध युद्ध की स्थिति है उसके कारण हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था थोड़ा चुनौतियों का सामना कर रही है। वित्त मंत्री का कहना है कि चालू घाटा जो करंट अकाउंट डिफिसिट है वो भी बढ़ना जारू रहेगा, अभी माने हमको घाटा लगता रहेगा। वित्त वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि का नेतृत्व निजी संस्था तथा पूंजी निर्माण उद्योगों द्वारा हो रहा है, जिससे रोजगार का सृजन हो रहा है। कहने का मतलब है सरकार जो है निजी उद्योग की भागीदारी के साथ आगे बढ़ना चाह रही है। आपातकालीन क्रेडिट लिंक गारंटी योजना द्वारा एमएसएमई से ऋण प्राप्ति में सरलता हो रही है। आपात इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना के कारण मध्यम और सूक्ष्म लघु उद्योगों को से ऋण प्राप्ति में आसानी हो रही है। संस्थाओं को वर्ष 2023 में वैश्विक विकास में गिरावट का अनुमान है, किंतु वित्त वर्ष 2024 में भारत में सशक्त क्रेडिट वितरण और पूंजी निवेश चक्र के साथ तेज वृद्धि होने की संभावना है। वित्त मंत्री का कहना है कि 2023 में हमारा वैश्विक विकास में थोड़ी बहुत गिरावट आएगी, लेकिन 2024 में भारत की जो अर्थव्यवस्था है, क्रेडिट वितरण है, निवेश की क्षमता है, वो बहुत तेजी से विकास करेगी। वर्ष 2022 में रूस तथा यूक्रेन के बीच युद्ध तथा देश के कुछ हिस्सों में हीट वेव के कारण फसल उत्पादकता में कमी की वजह से मुद्रा जो स्फीति है, जो महंगाई दर है, वो 7.8% पर पहुंच गई है। सरकार तथा आरबीआई की त्वरित कार्रवाई के कारण दिसंबर में यह घटकर 5.7% के स्तर पर आ गई है। वित्त वर्ष 2023 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर सरकार का बजट खर्च जीडीपी का 2.1% था, जो वित्त वर्ष 2021 में 1.6% था। लगभग 0.5% का वृद्धि सरकार ने किया है। 4 जनवरी 2023 तक आयुष्मान भारत योजना से लगभग 22 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं। देश भर में 1.54 लाख से अधिक स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए इसको। वर्ष 2005-6 और 2019 से 21 के बीच 41 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं। तो ये तो मैंने बताया अभी आपको। आधार ने कोविन प्लेटफॉर्म को विकसित करने और 2 बिलियन से अधिक वैक्सीन खुराक देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आधार के कोविन प्लेटफॉर्म ने बेरोजगारी दर 2018-19 में 5.8% थी, जो 2020-21 में गिरकर 4.2% हो गई है। ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर वर्ष 2018-19 में 19.7% से बढ़कर 2020-21 में 27.7% हो गई है। लगभग आपको 8% की बढ़ोतरी ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी में हुई है। असंगठित श्रमिकों का डाटाबेस ई श्रम पोर्टल पर 31 दिसंबर 2022 तक 28.5 करोड़ से अधिक श्रमिकों को पंजीकृत किया गया है। वित्त वर्ष 2023 से 27 तक 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जा रहा है। ईपीएफओ आधारित नेट पेरोल में वित्त वर्ष 2023 में 105.4 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। ठीक है, तो 105 नए लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। भारत ने 2030 तक
गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50% संचयी विद्युत शक्ति क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार ने 2030 तक लगभग गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से 50% विद्युत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें 2030 तक औसत उत्सर्जन दर में लगभग 29% की गिरावट आएगी। यानी कोयला से नहीं, कोयला और पेट्रोल के अलावे गैर जो जीवाश्म ईंधन है जैसे सौर ऊर्जा से 50% अपनी शक्ति क्षमता लक्ष्य निर्धारित किया है बढ़ाने का। भारत का पहला सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क जारी हुआ है। आरबीआई ने 4,000 करोड़ रुपए के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फ्रेमवर्क की 2 किस्तों की नीलामी की है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से हरित हाइड्रोजन पर निर्भर होकर 2047 तक ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य है। भारत सरकार ने हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है जिससे हरित हाइड्रोजन पर निर्भर होकर 2047 तक ऊर्जा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना सरकार का लक्ष्य है। भारत पिछले 7 वर्षों में 78.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में पसंदीदा स्थान बना हुआ है विदेशी निवेशकों के लिए। अक्टूबर 2022 तक राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत सौर ऊर्जा क्षमता जो है 61.6 गीगावाट करने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है। भारत के कृषि क्षेत्रों में 6 वर्षों के दौरान 4.6% की औसत वार्षिक वृद्धि दर देखी गई है। भारत कृषि उत्पादों के सकल निर्यातक के रूप में उभरा है। वर्ष 2021-22 में कृषि उत्पादों का निर्यात 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। वर्ष 2020-21 में कृषि में निजी निवेश बढ़ाकर 9.30% हो गया है। कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण वर्ष 2021-22 में बढ़कर 18.6 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ठीक है दोस्तों, यानी निवेश भी बढ़ा है और निजी निवेश भी बढ़ा है और निर्यात भी, अमेरिकी डॉलर का निर्यात भी हुआ है। ठीक है ना, निर्यात भी, एक निर्यातक भी कृषि उत्पादों का बना है भारत सरकार। और साथ ही साथ दोस्तों कृषि के क्षेत्र में जो संस्थागत ऋण है वो 18.6 लाख करोड़ रुपए दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही कृषि के क्षेत्र में भी बहुत सारी सुधार किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा वर्ष 2021 में अपने 75वें वर्ष में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किए जाने के बाद भारत पोषक अनाज को बढ़ावा देने में अग्रणी राज्य, अग्रणी देश बना है। वित्त वर्ष 2019 में 4.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 2022 में 11.6 बिलियन डॉलर की निर्यात के साथ भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात लगभग 3 गुना बढ़ा है दोस्तों। ठीक है, 2019 में 4.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर इलेक्ट्रॉनिक्स से निर्यात होता था, जो 2022 में 11.6 बिलियन डॉलर हो गया है। इससे भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात लगभग 3 गुना बढ़ा है और भारत विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता भी बन गया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों। फार्मा उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2019 के 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अपेक्षा 2022 में 4 गुना वृद्धि के साथ 699 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। तो फार्मा उद्योग में भी जो है अमेरिकी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ा है। भारत ने 14 श्रेणियों में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाएं पीएलआई की शुरुआत की है। मेक इन इंडिया 2.0 के तहत 15 विनिर्माण क्षेत्र एवं 12 सेवा क्षेत्रों तक विस्तृत किया गया है। भारत के सेवा क्षेत्र में वर्ष 2022 में 8.4% की तुलना में वित्त वर्ष 2023 में 9.1% दर से बढ़ने की उम्मीद है। भारत का जो सेवा क्षेत्र है वो 9.1% की दर से बढ़ने की उम्मीद है 2023 में। रियल एस्टेट 2021 तथा 22 के बीच 50% की वृद्धि हुई है। रियल एस्टेट में भी 2021 के तुलना में 2022 में 50% की वृद्धि हुई है। विश्व वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में 4% हिस्सेदारी के साथ भारत वर्ष 2021 में शीर्ष 10 सेवा निर्यातक देशों में शामिल हुआ है। ठीक है, वाणिज्यिक सेवाओं का भी निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़ी है। पर्यटन क्षेत्र में होटल अभियोग दर, जैसे जैसे हमारे देश में कोरोना के बाद थोड़ा कम पर्यटक आना शुरू किए थे, लेकिन 2022 में दोस्तों 2021 की तुलना में लगभग जहां 2021 में होटल का उपयोग दर जो 30 से 32% था वो 2022 में बढ़कर 68 से 70% हुआ है। भारत का ई कॉमर्स बाजार वर्ष 2025 तक सालाना 18% के दर से बढ़ने का अनुमान है। वर्ष 2022 में भारत 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रेषण प्राप्त करने के साथ विश्व में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है। ठीक है दोस्तों,
दिसंबर 2022 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 563 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ठीक है दोस्तों, आंकड़े के अनुसार भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों ने अपनाया है। इसे 30 देशों में लागू करने की योजना है। अभी हाल ही में इसे नेपाल, भूटान और सिंगापुर देशों ने अपना लिया है। भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को भारत के अलावे 30 देशों में लागू करने की योजना है। ग्रामीण भारत में 44.3% उपभोक्ताओं के साथ भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या सितंबर 2022 तक 117.8 करोड़ हो गई है। मार्च 2022 तक भारत में कुल टेली डेंसिटी 84.8% हो गई है। प्रति 100 लोगों पर कितना टेलीफोन कनेक्शन है, वो 84.8% कनेक्शन है। 100 लोगों में से 84% लोगों के पास टेलीफोन है। तो दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको मैंने ये आपको आर्थिक समीक्षा के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक तो बताए थे, और इस पर आधारित दोस्तों क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो आप मेरे वीडियो को इसको देख लीजिए, इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और मैं अगला जो वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों, वो आम बजट 2023 का जो आम बजट है वो लेकर आऊँगा।